तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर के फाइनल पार्ट को, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एपिसोड 5 टू एपिसोड 8 को। साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारे ईस्टर एग्स मैं आपको दूंगा, बहुत सारी डिटेल्स दूंगा जो कि शायद आपने कहीं और सुनी नहीं होंगी। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 टू एपिसोड 4 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में टॉप पर ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सीरीज बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है 1979 से और उसी न्यू ईयर ईव से जब रॉड्रिक और मैडलिन उस बार में थे जहां पर उनकी बात वर्ना से हुई थी। और ये तो हम जानते ही हैं कि वो कुछ गलत करके आए थे और फिलहाल उनका प्लान था कि वो पब्लिक की नजरों में रहें ताकि वो बच पाएं। और रॉड्रिक के हाथ भी थोड़े गंदे थे और वो दोनों एक एक करके पब्लिक में डांस करते हैं ताकि वो उन्हें याद रहें। और रॉड्रिक एक लेडी को किस भी करता है जिसकी सलाह मैडलिन ने ही उसको दी थी। वरना यहाँ पर मैडलिन को देखते ही कहती है कि वो बहुत शातिर है और रॉड्रिक सारी की सारी बातें उसकी ही मानता है, जिसके बाद में वो दोनों भी किस करती हैं क्योंकि न्यू ईयर आ गया था। यानी कि यहाँ पर वरना रॉड्रिक और मैडलिन दोनों से ही फ्लर्ट कर रही थी। खैर अब प्रेजेंट टाइम में ऑगस्टी रॉड्रिक से पूछता है कि वो अपनी वाइफ एनाबेल ली को छोड़कर, जिससे वो इतना प्यार करता था, उसकी जगह बार में दूसरी लेडी को किस कर रहा था। तो रॉड्रिक कहता है कि ये उसकी मजबूरी थी और काश वो रुक पाता। ऑगस्टी का कहना था कि उसे ये सब क्यों कहना पड़ रहा है, वो यहाँ पर खाली कन्फेशन देने आया है और उसे कन्फेशन दे। खैर तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर प्रॉस्पेरो, कमील और नेपोलियन का फ्यूनरल चल रहा होता है और तभी रॉड्रिक को उन तीनों के भूत दिखाई देते हैं और वही मिस्टीरियस लेडी और साथ ही साथ वो जेस्टर मास्क पहना हुआ व्यक्ति या फिर जोकर कह सकते हो, जिससे कि वो काफी परेशान रहने लगता है। खैर अब तभी हम बचे हुए अशर्स को देखते हैं जिसके अंदर फ्रेडरिक, विक्ट्रीन और टेमरलिन थे। वो एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं और उनके बीच में बहस हो जाती है और मैडलिन ने उन तीनों को ही एक एक बॉडीगार्ड दे दिया था। खैर अब इसी बीच फ्रेडरिक मॉरल को हॉस्पिटल से घर ले आता है, जबकि उसको 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे और उसे काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना था, लेकिन वो डॉक्टर की एक बात नहीं मानता और उसे घर ले जाता है। उसका कहना था कि वो एक से एक बढ़िया डॉक्टर को अपने घर के अंदर लेकर आएगा। जिसके बाद में हम विक्ट्रीन को देख पाते हैं जिसका एलेक्जेंड्रा से झगड़ा हो जाता है, जो कि विक्ट्रीन के ह्यूमन ट्रायल वाले झूठ और काफी सारी चीजों से नाराज थी। असल में विक्ट्रीन ने अपने डैड से प्रॉमिस कर दिया था कि वो जल्दी ही ह्यूमन ट्रायल्स करने वाले हैं और वरना जिस लेडी का रूप लेकर यहाँ पर आई थी जिसके हार्ट में कुछ दिक्कत थी, उसके चलते उसने ह्यूमन ट्रायल के लिए हाँ कर दी। लेकिन एलेक्जेंड्रा जो कि यहाँ पर मेन डॉक्टर है, उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जिसके चलते वो उसे छोड़कर चली जाती है और गुस्से में विक्ट्रीन एक फ्लास्क फेंक कर अपना गुस्सा उस पर निकाल देती है। अब वो अपने ऑफिस में होती है और बार बार एलेक्जेंड्रा को कॉल करती है जिसको वो पिक ही नहीं करती। मैसेजेस और वॉइस मेल्स डालती है तो उनका भी कोई रिप्लाई उसे नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब तभी उसे अपने कैबिन के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि किसी का दिल धड़क रहा हो लेकिन मैकेनिकल तरह से। और इसी बीच वहां पर वर्ना भी आ जाती है जो कि अपनी नकली ट्रीटमेंट के बारे में बात करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब वो उसे अपना शिकार बनाने वाली थी। यहाँ पर वो वर्ना का काफी भयानक रूप भी देखती है, लेकिन तभी सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं। और इतना तो आपको यहाँ पर समझ आ ही गया होगा कि वर्ना यहाँ पर कोई आम इंसान तो नहीं है। जिसके बाद में विक्ट्रीन को वही टिक टिक जैसी किसी मैकेनिज्म वाली आवाज आने लगती है और वो अपना पूरा कैबिन चेक करती है। हालांकि उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, और ये बात वो समझ ही नहीं पा रही थी। खैर इसी बीच मैडलिन भी उससे मिलने आ जाती है, जो कि उस हार्ट डिवाइस के बारे में बात करती है कि उसका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम और विक्ट्रीन जानते हैं कि वो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था। और आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ही मैडलिन और रॉड्रिक इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रॉड्रिक है उसकी जिंदगी जाने वाली है। उसको सेम प्रॉब्लम है कैडासिल की, जो कि उसकी मॉम के साथ भी थी। यानी कि यहाँ पर ब्रेन के अंदर जो सप्लाई वगैरह होती है ना ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो कम पहुंच पाती है, जिसके चलते इंसान को हेलुसिनेशंस होते हैं। उसको बहुत ही वियर्ड चीजें दिखने लगती हैं, जिसके चलते उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। और इसलिए ही यहाँ पर रॉड्रिक इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और ऑब्वियस ही बात है कि मैडलिन अपने भाई को भी मरता नहीं देख सकती। एनीवेज अब एलेक्जेंड्रा के जाने से और उन आवाजों की वजह से विक्ट्रीन बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है। खैर इसी बीच हम कोर्ट के अंदर ऑगस्टी को देख पाते हैं, जो कि जज के सामने था और पिम यहाँ पर डेट फिर से आगे बढ़ाने की बात करता है, क्योंकि अशर फैमिली के अंदर फिर से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। लेकिन ऑगस्टी इसके सख्त खिलाफ था। वो सोच रहा था कि यहाँ पर अशर फैमिली इसका लेवरेज ले रही है, जिस पर पिम कहता है कि वो उस खबरी का ही नाम बता देना, फिर वो केस को निर्धारित समय पर ही आगे बढ़ा पाएंगे। सारा का सारा मैटर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। खैर अब फिर से इंटेरोगेशन के टाइम में रॉड्रिक यहाँ पर ऑगस्टी से पूछता है कि खबरी था कौन, जिस पर शॉकिंगली वो बताता है कि कोई खबरी कभी था ही नहीं,
वो खाली एक चाल थी जिससे कि अशर्स फैमिली के बीच में फूट पड़ जाएगी और वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। जिस पर पहले तो रॉड्रिक गुस्सा करता है, लेकिन अब उसे विक्ट्रिन का भूत दिखाई देता है और वो कहता है कि गई हुई जनों में ऑगस्टी का कोई भी दोष नहीं था, सबका जिम्मेदार रॉड्रिक ही है। तो वो गिल्ट ना पाले, क्योंकि गिल्ट बहुत हैवी चीज होती है। बेसिकली रॉड्रिक यहाँ पर ऑगस्टी की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छी चाल चली थी, लेकिन अगर उसको बता देता तो काफी अच्छा गेम वो खेल सकते थे। और हम जानते हैं कि रॉड्रिक गेम खेलने में माहिर था, लेकिन अल्टीमेटली वो ऑगस्टी से कहता है कि इस चीज का उसे कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कोई भी गलत चीज नहीं करी है, क्योंकि रॉड्रिक ने इससे बहुत ही ज्यादा भयानक काम करे थे। उसके सामने यहाँ पर ऑगस्टी का छोटा सा झूठ कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बात है कि ये बड़ा फायदे का रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रॉड्रिक को इस झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ये मानना था कि ये सारी चीजें उसकी वजह से नहीं हुई हैं, बल्कि ये तो होनी तय थी, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा उलझती जा रही हैं। लेकिन जो असली पत्ते खुलेंगे वो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाले हैं। अब तभी हम 1979 का फिर से एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर मैडलिन रूफस से मिलने गई थी और वो उसे एक कंप्यूटर के बारे में पिच करती है कि उसका सारा का सारा डेटा वो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं और कोई भी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी। असल में उसका प्लान ये था कि ताकि उसे रूफस के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो उससे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट निकलता है, तो वो यहाँ पर भाप लेता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है और वो उसकी काफी बेइज्जती करता है, इवन विलियम के नाम तक और उसकी माँ के नाम से उसे बेइज्जत करता है। उसका ये कहना था कि उसकी माँ ने ही विलियम को मारा। ये बात सभी लोग जानते हैं और सब लोग उनके बारे में गॉसिप भी करते हैं कि उनकी माँ कैसी थी या फिर उसके साथ में क्या क्या हुआ। वो बताता है कि उस वक्त रूफस विलियम का एम्प्लॉय हुआ करता था, लेकिन उनकी ही मदद की वजह से वो मालिक बन गया। हालांकि बायोलॉजिकल वे में उनका हक बनता है, लेकिन देखो उसकी किस्मत कितनी बढ़िया थी। जिसके बाद में मैडलिन इस इंसल्ट को झेलकर घर वापस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि विलियम यहाँ पर सजेस्ट करता है मैडलिन को कि वो उसे सेक्सुअल फेवर्स दे, लेकिन ऑब्वियसली मैडलिन इसके लिए नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्राउड गर्ल थी। वो कभी भी इस तरह से आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद में उसकी बहुत इंसल्ट होती है और वो घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर ऑगस्टी भी था। वो लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें किस तरह से रूफस के खिलाफ लीड मिल सकती है। मैडलिन का तो ये भी कहना था कि रूफस के अंदर उतना दम नहीं है, बस चिल्लाता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। खैर, अब कहानी फिर से उस वक्त पर जाती है जहां पर पिम ने कमील, प्रॉस्पेरो और नेपोलियन से मिलने वाली लेडी की पिक्चर निकाली थी, जो कि वर्ना ही थी। और उसको देखकर मैडलिन पहचान लेती है और कहती है कि ये लेडी 1980 की न्यू ईयर ईव में उसे बार में मिली थी और शायद ये उस बारटेंडर की साइको बेटी हो सकती है, जिससे उस रात रॉड्रिक इंटीमेट भी हो गया होगा। और अब उसकी नई बेटी हिस्सा लेने आ गई है, सबको मार रही है, लेकिन रॉड्रिक को याद है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और अब मैडलिन पिम को कैसे भी कहीं से भी उस लेडी को ढूंढ निकालने के ऑर्डर्स देती है, जिसके लिए वो मान जाता है। इनफैक्ट एक काफी खास बात ये थी कि जो रॉड्रिक होता है वो इन सारी बातों को इनकार कर देता है। उसका ये मानना था कि इस लेडी का इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब इसी बीच हमें टैमरलिन को दिखाया जाता है जैसे कुछ अलग से सपने आने लगे थे और वो वर्ना को कुछ लाइव स्ट्रीम्स में देखकर बिल पर शक करने लगी थी, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं है और वो उसके प्रति बहुत लॉयल है। लेकिन वो उससे कहती है कि उसने उससे शादी अपने बिजनेस के लिए करी थी, उसको अपॉइंट किया गया था, ना कि उसे उससे प्यार हुआ, और वो किसी और को भी चूज कर सकती थी, जिससे वो बात उसको काफी बुरी लग जाती है और वो वहां से चला जाता है। टैमरलिन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वो 5 से 6 दिन तक सोती नहीं थी और इसलिए जब भी उसकी झपकी लगती अचानक से वक्त बीत जाया करता था। उसको चीजें याद नहीं रहती थी कि उसने किया भी है या फिर नहीं। अब देखो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, है तो काफी ज्यादा इजी। मैं चाहूँ तो आपको एक लाइन में बता सकता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन देखो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर काफी मायने रखता है, इसलिए हर एक कैरेक्टर के बारे में बताना काफी जरूरी है, वो भी डिटेल में। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो बर्न लगेगा, लेकिन सीरीज है काफी बढ़िया। अंत में जो असली पत्ते खुलेंगे उससे आपके होश उड़ने वाले हैं। खैर, तभी हमें रॉड्रिक को एक बेसमेंट टाइप जगह पर दिखाया जाता है, जहां पर वो एक दीवार के सामने बैठकर बातें कर रहा था, जहां से एक बेल की आवाज आ रही थी और वो कहता है कि शायद उसे ये सब डिमेंशिया या फिर उसकी बीमारी की वजह से दिख रहा है, या वो जानता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए। अब वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वो सोचता है कि लिगोडॉन की सारी गोलियां वो खा लेगा, जिससे कि वो 10 सेकंड में ही खत्म, या फिर वो चाहे तो उस बिल्डिंग से कूद सकता है और वो हवा में उड़ता जाएगा, हवा से बातें करेगा, जिसके बाद में खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को खत्म नहीं कर पाता। अब तभी वो विक्ट्रीन से मिलने जाता है, जो कि उस आवाज से यानी कि टिक टिक वाली आवाज से बहुत परेशान थी, जो कि रॉड्रिक भी सुन पाता है। और तभी हम विक्ट्रीन के विजन से जान पाते हैं कि उसने जब वो फ्लास्क फेंका था तो वो असल में एल के सर में लग गया था, जिससे वो मारी गई। और फिर
फिर विक्ट्रीन ने अपना दिमाग खो दिया। उसने उसकी बॉडी को फाड़कर उसके हार्ट पर ही वो हार्ट डिवाइस लगा दिया जो कि मरी हुई एल के हार्ट को पंप कर रहा था और ये आवाज वहीं से आ रही थी, जिसके चलते वो बिल्कुल पागल हो गई थी। विक्ट्रीन अब रॉड्रिक के सामने ही खुद को खत्म कर लेती है, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और लिटरली रॉड्रिक ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। अब एपिसोड 6 शुरू होता है टैमरलेन के साथ में, जो कि अब अपना माइंड लूज करने लगी थी। यहाँ पर अशर्स के 4 बच्चे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और ये 5वीं है। खैर उसे काफी अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। वो कभी भी बैठे बैठे सो जाया करती, ब्लैकआउट उसे हो जाता था और जब सोना चाहती थी तो वो सो नहीं पाती। उसे बिल की भी काफी याद आ रही थी। उसे ऐसा भी फील होने लगा था जैसे वो बिल से या फिर किसी और से बात कर रही है, जबकि वो लोग वहां पर होते ही नहीं थे, या फिर ये कहें कि ये सब वर्णा करवा रही थी। खैर प्रेजेंट टाइम में कॉन्वर्सेशन के दौरान ऑगस्टी रॉड्रिक से पूछता है कि उसने उन 4 बच्चों की कहानी सुनाई और अब वो टैमरलेन के बारे में बता रहा है और उसे ये सब कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि उन्होंने खुद मरने के बाद उसे ये सब बताया। और ये सुनकर ऑगस्टी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि यहाँ पर रॉड्रिक कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब बिल्कुल सच था। अब तभी हम उसको देखते हैं कि उसे उन 3 बच्चों के भूत दिखने लगे थे जो कि उससे बात किया करते और वो भी उनसे बात करता था। इसी बीच मैडलिन को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड मेंबर से परेशान थी। साथ ही साथ उनके शेयर्स में भी उन्हें लॉस हो रहा था, जिसको वो संभालने में लगी हुई है। और उसने पिम को उस मिस्टीरियस लेडी को ढूंढने का काम दिया था, जिसे विक्ट्रीन की ऑफिस में उसकी आईडी मिल जाती है और वो उसके एड्रेस पर जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि वर्ना ने अपना एड्रेस वहां पर जानबूझ के छोड़ा और ये एड्रेस कोई और नहीं बल्कि अशर्स का ही पुराना वाला बचपन का घर था। और ये जानकर वो लोग और परेशान हो जाते हैं कि उसने जानबूझकर वही घर क्यों दिया, या तो वो उनको मॉक कर रही है या फिर वो बहुत कुछ जानती है। रॉड्रिक अब थोड़ी बात पिम के बारे में भी ऑगस्टी से करता है कि वो कितना बेस्ट है और अशर्स ने उसे अपने पास क्यों रखा हुआ है। उसका ये कहना था कि पिम ने उस उम्र में पूरी दुनिया घूमी थी जब वो लोग यहाँ पर उल्टी सीधी चीजों में उलझे हुए थे। पिम हमेशा एक कहानी सुनाया करता, लेकिन जब भी वो अल्टीमा थूल की बात किया करता था, यानी कि एक ऐसी जगह की जहाँ पर उसने ऐसी चीजें देखी हैं जो कि कोई और नहीं देख सकता, यानी कि वो यहाँ पर धरती की चीजें नहीं थी, उसके बाद वो रुक जाया करता था। वो लेनोर को भी कहानियां सुनाया करता, लेकिन एंड में आकर रुक जाया करता था। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में वो कभी किसी को बता ही नहीं पाया। खैर ये सब बातें करते हुए टैमरलेन का भूत उसे हॉन्ट करता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और ऑगस्टी उसको संभालता है। खैर अब आगे जाने से पहले हम उन दोनों का ही एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर वो सब मिलकर रूफस के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा सबूत इकट्ठा कर रहे थे। असल में रॉड्रिक को उसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना था, जहां पर सारी की सारी फाइल्स रखी रहती हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्की और डेंजरस मिशन था, जो कि पूरा होना बहुत जरूरी था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में पिम उस मिस्टीरियस लेडी की पूरी डिटेल्स निकाल कर लेकर आया था और उसकी फोटोज दुनिया के लगभग हर एक रईस और टॉप ऑफ द टाउन बिजनेसमैन के साथ थी। लेकिन शॉकिंग ये बात नहीं है कि वो सभी रईस बिजनेसमैन के आसपास थी, बल्कि शॉकिंग ये था कि वो आज से 100 साल, 110 साल या फिर 120 साल पहले भी वैसी की वैसी ही थी और वो लोग समझ नहीं पाते कि ये है क्या। इनफैक्ट रॉड्रिक तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी फोटोज फेक हैं और जानबूझकर वो लड़की ऐसा कर रही है या फिर वर्ना ऐसा कर रही है। लेकिन पिम का इस बात पर यह कहना था कि ये फोटोज जैसी की तैसी वैसी ही पड़ी हुई थी और इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, और अगर छेड़छाड़ होती भी तो यहाँ पर CIA लेवल वाली होनी थी, लेकिन वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर मैडलिन सारी की सारी चीजों को समझ रही थी, लेकिन रॉड्रिक इसको नहीं मानता। खैर अब वो लोग इससे काफी परेशान तो थे ही। तभी हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि मॉरल को घर तो ले आया था, लेकिन वो उसको टॉर्चर कर रहा था, जो कि उसके चीट करने पर उससे काफी गुस्सा था और अब वो उसको हाई डोजेज में ड्रग्स दिया करता था, किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाता, जिसके चलते उसकी बेटी लेनोर काफी ज्यादा दुखी थी। वो बार बार पूछा करती कि वहां पर डॉक्टर्स कब आएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम टैमरलेन को देखते हैं जिसका बिजनेस लॉन्च होने वाला था, यानी कि गोल्डबर्ग। इस चीज के लिए रॉड्रिक को बुलाने के लिए उसी दीवार के पास मैडलिन आती है और वो उस दीवार के बारे में बोलता है। उसे बेल्स की आवाज सुनाई दे रही है या फिर नहीं ये बताता है, जिस पर वो उसको थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर भी रॉड्रिक उसके साथ नहीं आता और ये कहता है कि उसकी बेटी टैमी सब कुछ संभाल सकती है, वो काफी इंटेलिजेंट लड़की है। अब तभी हम टैमरलेन और मैडलिन की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहां पर मैडलिन उसको बताती है कि उसे किसी भी लड़के की जरूरत नहीं है, वो खुद ये कर सकती है, काफी स्ट्रांग है और वो उसका नाम जरूर रोशन करेगी और इस कंपनी को काफी आगे लेकर जाएगी। अब टैमी का लॉन्च होने वाला था और उसको वही सब अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं। उसे वर्ना दिखाई देने लगती है अपनी जगह पर और उसकी जगह फोटोज में बिजनेस हेड के रूप में वही दिखाई दे रही थी और उसके प्राइवेट वीडियोस तक भी सबके सामने प्ले हो जाते हैं, जहां पर वो रोल प्ले करवाया करती। लेकिन ऐसा रियल में वहां कुछ भी नहीं होता और वो परेशान होकर टीवी तोड़ने लगती है और उसको
उसको वर्ना फिर भी दिख रही थी। उसको जूनो तक में वर्ना दिखाई देती है जिसके ऊपर वो लैंप फेंक देती है जिससे उसको चोट आ जाती है और जूनो बेचारी तो यहाँ पर बिना मतलब ही ऐसी हो गई, जबकि वो तो उसे सपोर्ट करने आई थी। वो बेचारी तो फैमिली का हिस्सा बनने की काफी कोशिश किया करती थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। अब तभी टैमी परेशान यहाँ से भाग जाती है और मैडेलिन को भी वर्ना दिखाई देती है और वो उसे पकड़ने जाती है तो वो धूल की तरह गायब हो जाती है और वो धूल उसकी हाथ पे लगी हुई थी, यानी कि ये कोई सपना नहीं था। और अब हम 100% समझ चुके हैं कि वर्ना कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई स्पिरिट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ऐसे ही किसी को नहीं मारती है, उसका कोई ना कोई खास मकसद है, स्पेशली वो अशर्स के पीछे ही पड़ी हुई है। तभी टैमरलेन को घर पे दिखाया जाता है जिसे वर्ना अपनी आवाज से विजन से परेशान करती है और वो चीजें तोड़ने लगती है और अब वो ग्लास सीलिंग तोड़ती है जिससे कि पूरा का पूरा ग्लास उसके ऊपर गिर जाता है और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर टैमी भी खत्म हो चुकी है, जिसके साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 एक फ्लैशबैक से ही शुरू होता है जहां पर ऑगस्टी के लिए और रूफस के खिलाफ काफी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रॉड्रिक उसके ऑफिस बेसमेंट से ले आया था और वो विटनेस बनने के लिए भी तैयार हो गया था। उन्होंने काफी रिहर्सल भी कर ली थी। वो कहता है कि वो रूफस के खिलाफ सारा सच बोल देगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में चीजें एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके बाद रूफस जेल चला जाएगा और उससे खुद रॉड्रिक की भी जॉब चली जाती, जिसके बारे में एनाबेल ली ऑगस्टी से बात करती है और वादा लेती है कि वो बाद में भी उसकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर ऑगस्टी एनाबेल पर काफी विश्वास कर रहा था। खैर प्रेजेंट टाइम में इंटेरोगेशन के दौरान ये दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ पर ऑगस्टी बोलता है कि खुद रॉड्रिक की वजह से ही एक सबसे अच्छी इंसान जिसकी वजह से ही ऑगस्टी ने उस पर यकीन किया था वो उसको छोड़कर चली गई, जो कि थी एनाबेल ली। खैर अब मिडिल टाइम में हम देख पाते हैं जहां पर एक बोर्ड मीटिंग होती है और वोटिंग भी होनी थी, जिससे ऑलरेडी सब काफी परेशान थे क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो लोग थे और जो मेंबर्स थे वो मरते जा रहे थे, यानी कि अशर फैमिली के। और वहीं दूसरी तरफ हम जूनो को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से ही बात करती है और वो ये पिल लेना छोड़ना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा एडिक्शन था और जैसा मैंने बताया कि ये एक ड्रग की ही तरह था जिसकी लत लग जाती थी। हालांकि कंपनी अदरवाइज क्लेम किया करती और इसकी वजह से ही इनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते थे, लेकिन इनका कभी कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब कर्मा इनको हिट कर रहा है या फिर यहाँ पर बात कुछ और ही थी। जूनो का ये कहना था कि वो इस नर्क से बाहर निकलना चाहती है, जिस पर डॉक्टर ये बताता है कि अगर वो इस पिल को छोड़ देगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जी पाएगी, क्योंकि इसके बिना उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा भयानक बन जाती, उसको ढेर सारे साइड इफेक्ट्स आने वाले थे। खैर अब हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि नशे के इन्फ्लुएंस में पागल सा हो गया था और वो बार बार मॉरल को डोजेस दिया करता, उस पर अपना गुस्सा निकालता रहता, उसको ताने मारता, उसकी रिंग के बारे में बार बार पूछता और हद तो वो तब कर देता है जब वो उसके दांत तक एक प्लायर से उखाड़ देता है उसको पनिश करने के लिए। और वो अपनी बेटी लेनोर पर भी गुस्सा करता है कि अब वो ही अगला CEO बनेगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग में उसका वोट मेन था। फ्रेडरिक अपनी बेटी को गुस्से में ये कहकर भी जाता है कि जब तक वो घर वापस नहीं आता तब तक वो अपनी माँ से मिल भी नहीं सकती। लेकिन अशर्स किसी की सुनते कहाँ हैं, तो लेनोर के अंदर भी तो उन्हीं का खून था, जिसके चलते वो गेट को तोड़कर अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर अपने बाप से नफरत करने लगती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। यहाँ पर पिम भी आता है जो कि उसको बोलता है कि उसे मीडिया के सामने ये सब बोलना होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो सारी बातें सच सच बता देती है। इनफैक्ट यहाँ पर उसे पूरी की पूरी कंपनी यानी कि फॉर्चुनाटो से कोई मतलब नहीं था, वो बस ये चाहती थी कि अच्छी फैमिली हो, सब खुश रहें, और वो सब पर अपनी हुकूमत भी चलाने लगता है। अब इस कहानी से ऑगस्टी परेशान होकर जाने लगता है, जिसको लगता है कि रॉड्रिक उसके साथ कोई खेल खेल रहा है और अब रॉड्रिक उसे रोकते हुए बोलता है कि वो एक खूनी है और इस बात को वो कन्फेस करेगा और उसने एक नहीं बल्कि ढेर सारे खून किए हैं। और तब भी ऑगस्टी उसका यकीन नहीं करता, तो उसे उसके पास में ही हलचल महसूस होती है, एक जो घड़ी होती है वो बार बार टिक करने लगती है और तभी रॉड्रिक बोलता है कि ये फ्रेडरिक ही है और वो सब मरे हुए बच्चे वापस आ रहे हैं ताकि वो उनकी सही सही कहानी उनको सुनाए। बेसिकली स्पिरिट्स यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास उसको करवा रही थी ताकि वो वहाँ पर रुक जाए, जिसके चलते ऑगस्टी वहीं पर रुक भी जाता है। यहाँ पर बीच बीच में ऑगस्टी को बार बार बेसमेंट से भी आवाजें आती रहती हैं, जिसके बारे में रॉड्रिक बताता है कि बेसमेंट के अंदर मैडेलिन ही है और उसे बार बार लेनोर का भी मैसेज आ रहा था, जिसको वो पिक नहीं करता, ना ही कोई रिप्लाई करता। इनफैक्ट ऑगस्टी बार बार रॉड्रिक को बोलता है कि अगर लेनोर उनकी सबसे अच्छी अशर फैमिली मेंबर है तो वो उसका रिप्लाई क्यों नहीं करता, जिसके बारे में फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। खैर तभी अचानक से ही रॉड्रिक को एनाबेल ली और उसका छोटा फ्रेडरिक दिखने लगता है, जो कि बीच से ही 2 हिस्सों में बट जाता है और वो उससे दुखी होकर रोने लगता है। हालांकि ऑगस्टी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस रॉड्रिक वहां पर हवा में ही रिएक्ट कर रहा होता है, ऐसा हम भी देख पाते हैं। अब या तो ये उसकी बीमारी थी या फिर वाकई में उसको यहाँ पर स्पिरिट्स दिख रही थी।
अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कोर्ट हियरिंग का दिन था। खैर तभी हम 1979 का ही फ्लैशबैक देख पाते हैं जहां पर कोर्ट हियरिंग हो रही थी, लेकिन जैसा कि रॉड्रिक और ऑगस्टी ने रिहर्सल किया था वैसा वहां पर कुछ भी नहीं होता। रॉड्रिक अपने बयान से बिल्कुल मुकर जाता है और ऑगस्टी को ही दोषी ठहराता है कि वो झूठा केस बना रहा था और उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने जबरदस्ती ऐसा करवाया है उससे। और यही रीजन है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। और सबसे बड़ी बात कि मैडेलिन को ये बात पहले से ही पता थी कि ऐसा ही होने वाला है और वो दोनों भाई बहन ने ये प्लान किया था ताकि फॉर्चुनाटो कंपनी में बड़ा प्रमोशन मिलेगा। और उनका रास्ता तो था ही गलत, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एनाबेल ली को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इनफैक्ट मैडेलिन उसको टॉन्ट भी मारती है कि वो तो बहुत ही सीधी निकली, उसको तो ये लग रहा था कि वो भी नाटक कर रही है। अब होता यह है कि यहाँ पर रॉड्रिक को आधे दिन के लिए जेल हो जाती है, लेकिन वो वापस आ जाता है क्योंकि कंपनी उसको वहाँ पर छोड़ ही नहीं सकती थी। वो कंपनी का बहुत ही खास बन गया था। जब वो रात को वापस घर पर आता है तो यहाँ पर एनाबेल ली की उससे काफी लड़ाई होती है, वो टूट जाती है क्योंकि रॉड्रिक ने सही रास्ता नहीं चुना था और वो उसको छोड़कर चली जाती है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अशर फैमिली के 5 बच्चे ऑलरेडी मारे जा चुके थे, तो मैडेलिन इससे काफी ज्यादा टेंशन में थी और वो देखते ही देखते अपने पुराने घर में आ जाती है जहां पर उसको शॉकिंगली वर्ना मिलती है। और मैडेलिन पहले से ही जानती थी कि वो वहीं पर मिलेगी। मैडेलिन यहाँ पर इतनी खतरनाक होती है कि वो वर्ना को देखते ही उसकी गर्दन मरोड़ देती है, लेकिन तभी अगले पल हम देख पाते हैं कि वर्ना को कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो काफी हंसती है और मैडेलिन से बोलती है कि वो हमेशा से उसकी फेवरेट रही है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर वर्ना कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो कोई ऐसी फोर्स है जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही शातिर है। अब वो मैडेलिन से डील के बारे में बात करती है, जो डील उसने उन दोनों के साथ उस रात करी थी, यानी कि 1979 की न्यू ईयर की रात। और वो मैडेलिन से ये भी कहती है कि अगर वो तब डील ना करती तो उसकी जिंदगी आज काफी अलग होती, उसके पास में ये शान और शौकत नहीं होती। और वो उसको यहाँ पर क्लियोपेट्रा कहकर बुलाती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। वो कहती है कि अगर उसने डील नहीं करी होती तो ये पैसा उसके पास नहीं होता, उसकी जिंदगी काफी सिंपल होती और काफी मुश्किलों से भरी भी होती। मैडेलिन यहाँ पर उससे डील को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए भी कहती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो डील बदल नहीं सकती थी, जिसके चलते वहां से वर्ना गायब हो जाती है। तभी हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि उस फैक्ट्री को उड़ाने जाता है जहां पर प्रोस्पेरो मारा गया था, क्योंकि इसके लिए उसके ही पिता ने उसे बार बार डांटा था कि अगर उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो आज प्रोस्पेरो जिंदा होता, और जो हुआ वो नहीं होता। खैर वो काफी नशे में भी होता है तो वो अंदर चला जाता है और जोन आउट होकर गिर पड़ता है, जिसके बाद उसके वहां पर वर्ना आ जाती है नई पहचान के साथ में, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर। और अब वो उसे उसका फ्यूचर बताती है कि वो असल में क्या होता अगर वो रॉड्रिक का बेटा ना होता तो। अब असल में फ्रेडरिक अंदर गया तो अपनी बीवी की मिसिंग रिंग को लेने के लिए था, और उसने बाहर मजदूरों से कहा था कि जब वो उनको एक सिग्नल देगा उसके बाद ही वहां पर वो उसको उड़ा देंगे, यानी कि फैक्ट्री को। तो वर्ना यहाँ पर उसकी आवाज में बाहर टीम को सिग्नल दे देती है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वो गिर कैसे पड़ा, तो वो जो ड्रग्स ले रहा था ना, उसके चलते यहाँ पर वर्ना ने ही उसके अंदर साइनाइड मिला दिया था, जिसके चलते वो बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो गया। अब वर्ना उसकी ही आवाज में बाहर टीम को सिग्नल दे देती है, जिसके बाद में बिल्डिंग गिरा दी जाती है और एक वहां पर लटका हुआ सरिया टाइप का होता है जो कि उसके ऊपर बार बार स्विंग करता रहता है, जिससे कि वो टुकड़ों में बंटकर खत्म हो जाता है। और आपको याद हुआ कि कॉन्वर्सेशन के दौरान उसको अपना बेटा फ्रेडरिक जो कि छोटे रूप में था, उसकी लोअर बॉडी कटी हुई दिख रही थी। उसका रीजन यही था कि वो इस तरह से मारा गया था। खैर हम रॉड्रिक को देखते हैं जहां पर वो ऑफिस बेसमेंट की उस दीवार को बार बार देखे जा रहा था, और तभी मैडेलिन वहां पर आती है जो कि उससे ये कहती है कि उन्हें वो सब रोकने के लिए एक ही चीज करनी है, और वो है कि रॉड्रिक खुद को खत्म कर ले। और वो उसे ड्रग्स का ओवरडोज विस्की के साथ देकर चली जाती है, लेकिन तभी वहां वर्ना आती है जो कि मरे हुए रॉड्रिक को जिंदा कर देती है और याद दिलाती है कि सौदा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा और उन दोनों को साथ में मरना होगा, यानी कि मैडेलिन और रॉड्रिक को। और इसी के साथ में ये एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम फिनाले पर, यानी कि इस सीरीज के आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 पर। हमें दिखाया जाता है कि रॉड्रिक जिंदा था और उसको वही जोकर मास्क पहना हुआ व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डराता है और वहां पर उसे बेल्स की आवाज भी आती है। अब रॉड्रिक होश में आकर अगले दिन जाता है ऑफिस में, जहां पर मैडेलिन और पिम से उसको पता चलता है कि मैडेलिन असल में खुद को CEO बनाने वाली थी, वो भी उसको हटाकर। रॉड्रिक समझ गया था कि आज तक मैडेलिन ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। वो पूरी की पूरी ताकत खुद के लिए चाहती थी, उसने खुद की नसबंदी तक करा ली थी और ना ही वो किसी मर्द में इंटरेस्टेड थी, उसको बस पावर और पैसा चाहिए था। रॉड्रिक को समझ में आ चुका था ना उसके माँ बाप उसके साथ में है, ना ही उसकी बहन भरोसे वाली है, बच्चे तो उसके रहे ही नहीं थे।
खैर इसी बीच फिर से 1979 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर केस हरवाने के बाद में रॉड्रिक घर आता है, जो कि जेल से होकर आया था, जहां पर एनाबेल उससे झगड़ा करती है, जो कि उसने गलत किया सब कुछ बोलती है, और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपने दोनों बच्चों को ले जाती है, यानी कि टैमरलेन को और फ्रेडरिक को। अब वो ऑगस्टी को भी इसके बारे में बताता है कि उस दिन वो चली गई थी। अब फिर से कॉन्वर्सेशन के दौरान वो ऑगस्टी को बताता है कि उस दिन वो चली गई, लेकिन उसे अपने बच्चों की याद आई, तो उसने उन दोनों बच्चों को यानी कि फ्रेडरिक और टैमरलेन को पैसों का लालच दिया और अपने पास बुला लिया। और एनाबेल अपने बच्चों से ही तो बात करती थी, उनके लिए ही जी रही थी, जिनसे दूर होकर वो टूट गई और उसने भी खुद को खत्म कर दिया, जिसका गोस्ट भी उसे चर्च में दिखाई दिया था। इनफैक्ट उसका गोस्ट उससे बोलता भी है कि उसको लगा था कि रॉड्रिक बहुत अमीर इंसान है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब निकला। उसके पास में पैसा तो है, लेकिन फैमिली कहने के लिए कोई नहीं है। इसी बीच हम पिम को भी देख पाते हैं, जो कि उस घर में जाकर वर्ना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान तो थी ही नहीं जो कि मर जाए, और अब वो उसके गुनाहों को सामने रखती है जो कि उसने किए हैं अशर्स के लिए। वो बताती है कि वो अशर्स का ढाल बना हुआ था, और वो उसको ऑफर भी देती है कि वो उसकी फाइल को दबा देगी, जिसके चलते उसे कुछ ना कुछ ऑफर करना होगा। लेकिन पिम यहाँ पर कहता है कि उसे डील उससे करनी ही नहीं है, उसे अपने गुनाहों की सजा मिले वो इसके लिए तैयार है। वो उसका फ्यूचर भी बताती है कि वो जेल में ही मारा जाएगा अगर वो उसके साथ में डील नहीं करता। लेकिन बात ये भी थी कि उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। सोल तो उसके पास थी ही नहीं, जो कि उसने बहुत पहले मार दी थी, ना ही उसके पास फैमिली थी, ना ही बच्चे थे। तो यहाँ पर वर्ना उससे लेती ही क्या। वर्ना उसे ये भी कहती है कि उसने उसे पहले भी देखा है, जब यहाँ पर वो पूरी दुनिया का सैर करने गया था तब उसने वहां पर उसे देखा, और इस बात को पिम भी जानता था कि उसने उसको देखा था। वर्ना ये कहती है कि इंसान काफी फैसिनेटिंग होते हैं, वो पैसों के चलते सब कुछ कर लेते हैं, बीमारी हटा सकते हैं, खाना उसी से खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए पैसा सब कुछ होता है, और इसलिए ही तो वो धरती पर वापस आई थी ये सब देखने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमें वर्ना के बारे में एक बात और पता चलती है कि वो धरती की तो नहीं है। अब फाइनली हम उस मोमेंट पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सब शुरू हुआ, यानी कि 1979 वाली न्यू ईयर की रात पर, या फिर ये कहें कि 1980 आ ही गया था। आपके मन के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, जैसे कि वो जेस्टर ड्रेस्ड पर्सन कौन था जो कि रॉड्रिक को कार में दिखाई देता था, बेसमेंट के अंदर भी दिखाई दिया था, वो बेल जो रिंग हो रही थी वो क्यों हो रही थी, और ये जो रेवन बर्ड बार बार मैडलेन को और रॉड्रिक को दिखती थी वो कौन है, वर्ना कौन है। तो इसके बारे में हम सारा का सारा फ्लैशबैक देखते हैं। और दोस्तों अब जाकर खुलते हैं इस सीरीज के असली पत्ते। तो असल में 1979 की न्यू ईयर वाली जो रात थी, उस दिन ये दोनों ऑफिस पार्टी में गए थे, जहां पर रॉड्रिक का स्टेटस बहुत बढ़ गया था, जिसने ऑफिस के लिए इतना सब कुछ किया। और अब वो और मैडलेन रूफस को बेसमेंट में लेकर आते हैं, जिसने कुछ और नहीं बल्कि वही जेस्टर मास्क पहना हुआ था, उसकी ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही स्पिरिट थी। मैडलेन और रॉड्रिक उसको एक वाइन पिलवाते हैं, जिसके बाद में मैडलेन उसे रोमांस करने के लिए नीचे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां पर किसी की भी आवाज ऊपर नहीं जाती थी और ना ही ऊपर से नीचे आती थी। मैडलेन रूफस से ये कहती है कि अगर वो उसके पास चलकर आ जाए नशे के अंदर तो वो उसके साथ जो मर्जी कर सकता है, लेकिन होता यह है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी वाइन के अंदर साइनाइड मिला दिया था। और ये दोनों ही मिलकर उसे बेसमेंट के अंदर ही एक दीवार में चुन देते हैं, जिसको हमेशा रॉड्रिक देखता रहता था, और उसी के पावर से उसे बेल की आवाज भी आया करती थी। असल में उस रात रूफस ही जेस्टर ड्रेस में था और उसकी ड्रेस के अंदर लगी हुई बेल सी बजा करती थी, जो कि रॉड्रिक को सुनाई देती। उन दोनों ने ये पूरा का पूरा सेटअप किया था, और अब खबर ये जाएगी कि रूफस भाग गया, क्योंकि उसकी काफी बदनामी हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। जिसके बाद रॉड्रिक को सीईओ बना दिया जाएगा, और फिर मैडलेन भी कंपनी के अंदर सीओओ बन जाएगी, और ये कंपनी वो दोनों ही हथिया लेंगे, जो कि उनका बर्थ राइट था। और शुरुआत में जो डेड बॉडीज वगैरह गायब होती थी ग्रेवयार्ड से, वो भी इसी कंपनी का ही काम था। रूफस यहाँ पर चिल्लाता है, शुरुआत में उनको काफी कुछ ऑफर्स देता है कि वो उनको $3 मिलियन देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन वो उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर वो लोग जानते थे कि अगर उन्होंने रूफस को अभी छोड़ दिया तो वो उनको वैसे भी खत्म कर देगा। यहाँ पर आर पार का गेम होने वाला था। ये दोनों मिलकर उसको फाइनली दीवार के अंदर ही दबा देते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। और अगर दीवार में चुनने की वजह से उसकी मौत नहीं होती तो साइनाइड की वजह से अगली सुबह वो वैसे भी मारा जाता। खैर अब वो लोगों की नजर में रहे तो वो पार्टी करने लगते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको वर्ना का बार मिलता है, और फिर वो उनके सामने उनके गुनाहों को रखती है। वो पहले से ही जानती थी कि उन्होंने रूफस को खत्म कर दिया है, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शातिर हैं।
वो उनके साथ में डील करती है कि उनका ये गुनाह कभी किसी के सामने नहीं आएगा, वो कभी किसी जुर्म में जेल नहीं जाएंगे और राजा रानी तो बनी जाएंगे, और सबसे बड़ी बात की कीमत उनको भी नहीं चुकानी है, कीमत चुकाएंगे उनकी आने वाली पीढ़ियां, और जो भी उनके बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह जो कोई भी होगा, उनके मरने के बाद में भाई बहन भी साथ मरेंगे, यानी कि पूरी की पूरी अशर फैमिली की कब्र साथ में खुदेगी। और ये तब होगा जब ये दोनों अपने मरने की स्टेज में होंगे, यानी कि ओल्ड एज में, जो कि मेरे ख्याल से 73 साल तक की उम्र थी। वरना उन्हें काफी ज्यादा बहलाती फुसलाती है कि इतनी लंबी जिंदगी से अच्छा है कि 40-50 साल तक बहुत अच्छी जिंदगी जी लो। वो लोग इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफर को मान लेते हैं। तभी वर्णा कहती है कि एंशियंट टाइम्स में तो खून से या फिर इन चीजों से डील साइन की जाती थी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। यानी कि ये जो एंटिटी है ये काफी ज्यादा एंशियंट है और ये गॉड का मैसेंजर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो यहाँ पर ये जाने नहीं ले रही होती। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये डेविल्स मैसेंजर रेवन ही है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप वर्णा नाम को तोड़ मरोड़ कर देखोगे तो ये रेवन ही बनता है, और जहां जहां पर वर्णा जाया करती थी वहां पर हमेशा रेवन ही थी। तो ये कुछ और नहीं बल्कि डेविल की ही मैसेंजर है जो कि लोगों से डील करती है। खैर यहाँ पर एक बहुत ही महंगी विस्की को पीते हुए डील सेट करी जाती है, जो कि आज वो पी रहा है। वर्णा कहती है कि ये विस्की जो होती है वो या तो आखिरी पलों में पी जाती है या फिर तब पी जाती है जब बहुत बड़ा काम हो रहा हो, और ये जाम था द हाउस ऑफ अशर के नाम पर, जो कि आगे चलकर इतना बड़ा बनता है जो कि आप देख ही चुके हो। खैर अब वो लोग उस बार से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कभी कोई बार था ही नहीं, यानी कि रेवन ने उनको पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया था, या फिर ये कहें कि वर्णा ने। जिसके बाद में उन दोनों को ये लगता है कि ये डील वगैरह, वर्णा का मिलना, ये सब खाली नशे में हुआ होगा और वो सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर ये कहें कि उनकी मेमोरी फेड हो जाती है। लेकिन अब उन्हें सब कुछ याद आ चुका था और मैडलिन ने इसलिए उसे मारने की कोशिश करी थी ताकि वो खुद बच जाए, लेकिन डील के अकॉर्डिंग वो दोनों साथ ही मरेंगे, इसलिए तो यहाँ पर रेवन ने उसको मरने नहीं दिया या फिर वर्णा ने। जिसके बाद में अब हम आखिरी मौत को भी देख पाते हैं, जहां पर लेनोर आज रॉड्रिक के पास रुकी हुई थी, जिसने मॉरेल को हॉस्पिटल भिजवा दिया था। वो अपने रूम में सोने चली जाती है, जिसे वर्णा मिलती है, जो कि उससे कहती है कि कभी कभी उसका काम कठिन हो जाता है और आज वो ऐसा करना नहीं चाहती, वो काफी दुखी है। उसे ये सब करने में काफी मजा आता है, लेकिन सारे के सारे लोग करप्ट होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्योर है, बहुत ही मासूम है। वो उसे मॉरल का फ्यूचर भी बताती है कि वो 3 साल में ठीक हो जाएगी पूरी तरह से, उसके पास पैसे भी होंगे, वो अच्छे काम करेगी, चैरिटी करेगी, एनजीओ चलाएगी जो कि दुनिया भर में फैल जाएंगे और वो लाखों करोड़ों की मदद करेगी। यानी कि अशर्स जो अब तक करते आ रहे थे उसका बिल्कुल अपोजिट करेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर मॉरल बुरी नहीं थी, लेकिन बस वो यहाँ पर प्रॉस्पेरो की बातों में आ गई। उसका गुनाह बस यही था कि वो गलत समय पर गलत जगह पर थी, और मॉरल ऐसा करेगी लेनोर के नाम पर ही, क्योंकि उसकी फाउंडेशन का नाम लेनोर फाउंडेशन ही रखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी बातें लेनोर को फिलहाल समझ में नहीं आती हैं। हालांकि वो काफी खुश थी कि एटलीस्ट चलो यहाँ पर अशर्स अच्छे काम तो करेंगे। जिसके बाद वो लेनोर के माथे पर अपनी उंगली रखती है, जिसके चलते उसकी सोल भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अशर की ब्लड लाइन ही खत्म करनी है। और यही तो डील हुई थी कि उन दोनों के मरने से पहले बाकी सारे के सारे बच्चे उनके मारे जाएंगे। और शायद से यहाँ पर ये भी एक रीजन था कि मैडलिन ने खुद की नसबंदी करा ली थी, ताकि उसका कोई बच्चा ना हो, उसके पास दुखी रहने के लिए कोई चीजें ना हो। अब बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में कॉन्वर्सेशन के दौरान ही पूरा का पूरा सीन आ जाता है, जहां पर ऑगस्टी रॉड्रिक से पूछता है कि लेनोर तो जिंदा है ना, वो उसे कब से टेक्स्ट किए जा रही थी, जिस पर वो कहता है कि वो आज ही मरी है। और मैडलिन का एक एआई प्रोजेक्ट था जो कि फेल हो गया, लेकिन उसने एक बेटा बॉट बनाया था लेनोर के नाम से, जो कि उसने इस्तेमाल किया, जो कि अब एक्टिवेट होकर तब से ही उसको मैसेज किया जा रहा है, जिसको देखकर ऑगस्टी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि लेनोर की मौत के बाद में रॉड्रिक पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो भूल चुका था कि फैमिली के अंदर प्यार वगैरह भी होता है, इमोशंस जुड़े होते हैं, और उसको वो डील नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट वो कहता भी है ऑगस्टी से कि काश वो भी उस दिन रुक जाता और ना पीता। अगर वो रुक जाता तो शायद से ये डील होती ही नहीं। खैर तभी वहां पर रेवन बर्ड आ जाती है, यानी कि वर्णा आ जाती है, जो कि उसे हॉन्ट करती है, और वो ऑफिस चला जाता है, जहां पर उसे अपनी पूरी फैमिली के भूत दिखाई देते हैं। वो उनसे कहता भी है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये दवाई तो वैसे भी बननी ही थी, अगर वो नहीं करता तो कोई और करता। लेकिन तभी वर्णा आती है और उसे कहती है कि ये सब बकवास बात है, और एटलीस्ट आज तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है। वो ये भी बताती है कि उसने ढेर सारे अमीर लोगों के साथ काम किया है, लेकिन लोगों को मारने की गिनती में वो टॉप 5 में है, और इसलिए वो उसका काफी फेवरेट भी है।
बिल्डिंग के बाहर बारिश हो रही होती है और उसकी जगह पर वो दिखवाती है कि उसने कितने लोगों को दुनिया भर में मारा है और बारिश की बूंदों की तरह लोगों की लाशें गिरने लगती हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी सीरीज का सबसे भयानक सीन था। उसकी पिल ने करोड़ों लोगों को खत्म किया था और इस बात को रियलाइज करते ही वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद में वर्ना उससे कहती है कि अब वो अपने पुराने घर पर जाए और जल्दी से ऑगस्टी को बुलाकर अपना बयान दे दे। वो अपने पुराने घर की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसने मैडेलिन को भी बुलाया था। वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं बेसमेंट के अंदर और वो उसको जहर दे देता है, जैसे कि उसने यहाँ पर रूफस को दिया था। उसने इजिप्ट से बहुत सारी चीजें मंगवाई थी, जैसे कि क्लियोपैट्रा की जो आंखें थी या फिर क्रिस्टल थे, उसको वहां पर मंगवाया था ताकि वो उसे बिल्कुल एक रानी की तरह ही विदा करेगा। वो अभी जिंदा थी और जिंदा रहते ही उसकी आंखें वो निकाल लेता है और वहां पर स्टोन फिट कर देता है। खैर अब प्रेजेंट टाइम में उसी घर के अंदर बेसमेंट से ऑगस्टी को जो आवाजें आ रही थी वो मैडेलिन ही थी और मैडेलिन अभी जिंदा थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बीमारी की वजह से उसे याद ही नहीं था कि मैडेलिन जिंदा भी है या फिर मारी गई। वो झटके से बाहर आती है, जिसकी आंखों की जगह वो स्टोन फिट किए हुए थे। वो बहुत चिल्लाती है और रॉड्रिक की आवाज सुनकर उस पर हमला करके उसे चोक कर देती है और ऑगस्टी बाहर चला जाता है तो देखता है कि ये घर पूरा का पूरा गिर चुका है और उस मलबे के ऊपर कोई और नहीं बल्कि वर्ना खड़ी होती है, जिसकी आंखें भयानक तरह से चमकती हैं, जिसको ऑगस्टी भी देखता है। और यही वर्ना की डील थी कि सब कुछ खत्म होगा उन दोनों के साथ ही। और इसी के नाम पर तो पड़ा है इस सीरीज का नाम द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। खैर अब एपिसोड के अंतिम सीन में हम देखते हैं जूनो को, जो कि इस कंपनी की ऑफिशियल ओनर है, जिसने कि यहाँ पर इसका नाम फीनिक्स रख दिया है। और वो इस पिल को छोड़ चुकी है, इस नशे को छोड़ चुकी है और साथ ही साथ उसने फॉर्चुनाटो की सारी चीजों को रद्द कर दिया। उसने बहुत सारी चीजें चैरिटी में दे दी और बहुत सारे लोगों की मदद करी। पिम अब जेल चला जाता है, जिसने अपने गुनाह खुद ही कबूल कर लिए थे और वो वहां पर ही मरेगा, जैसा कि यहाँ पर पहले ही वर्ना ने डिसाइड कर लिया था। इसके बाद में ऑगस्टी रिटायरमेंट ले लेता है, क्योंकि वो केस भी खत्म हो गया था और अशर्स बचे ही नहीं थे, तो केस का फायदा ही क्या था। और अब वो सुकून पा चुका था, जिसके पास पैसे भले ही कम थे लेकिन उसके पास परिवार था। वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ चला जाता है। जी हाँ, वो गे था। वो रॉड्रिक की कब्र के सामने कहता है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी पैसे रहे, लेकिन मेरे पास परिवार है, मैं हमेशा खुश रहूंगा। और रॉड्रिक और ऑगस्टी के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई थी, वो उसकी पूरे की पूरे इक्विपमेंट को वहीं पर उसकी ग्रेव के सामने रखकर चला जाता है। वो कहता है कि जब तुम ही नहीं रहे तो इसका क्या फायदा। उसे वहां पर भी रेवन बर्ड दिखाई देती है, जिसके बाद में वो थोड़ा बहुत सोचकर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वर्ना को तो उनकी ग्रेव्स के पास आना ही था, क्योंकि वही तो रेवन है। तो वो हर किसी की यानी कि अशर्स की ग्रेव के ऊपर बारी बारी से उनका कुछ न कुछ रखती है, जैसे कि टैमी का गोल्डबर्ग मास्क रखती है, प्रॉस्पेरो का, फ्रेडरिक के ड्रग्स रखती है, प्लूटो का कॉलर रखती है जो कि उसकी बिल्ली थी यानी कि नेपोलियन के बॉयफ्रेंड की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लेनोर के लिए वर्ना ने खुद का फेदर विद वाइट फ्लावर रखा था, क्योंकि वो उसके लिए काफी दुखी थी। वो बहुत ही प्योर सोल थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्या करें, डील तो डील थी। मैडेलिन की आंखें थी वहां पर क्लियोपैट्रा वाली। रॉड्रिक का विस्की वाला ग्लास रखा गया था, क्योंकि रेवन ने कहा था कि आखिरी वक्त में जाम पिया जाता है या फिर कुछ बड़ी चीज करने वाले हो तब किया जाता है। विक्ट्रीन का हार्ड डिवाइस भी रखा गया था और आखिरी में रखा जाता है कमील का फोन, जिसके चलते वो सबूत जुटाने गई थी वहां पर विक्ट्रीन की लैब में। और बस अब क्या था, वर्ना रेवन बनती है और कहीं दूर उड़ जाती है किसी और के पास, किसी और की लाइफ बदलने या फिर बर्बाद करने और अपनी डील शुरू करने। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर सीरीज की कहानी। अब देखो, वर्ना कौन है, तो मेरे हिसाब से तो वो डेविल्स मैसेंजर है, डीमन है कोई, या फिर कोई गॉडेस भी हो सकती है, लेकिन इस रेल्म की तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कर्मा है। उसको जिस तरह से दिखाया गया है ना, वो कर्मा लग रहा था। यहाँ पर रॉड्रिक और मैडेलिन ने जो मिलके बोया था उसे तो काटना ही पड़ता। अब बबूल की फसल बोओगे तो कांटे ही उगेंगे ना, यहाँ पर फूल थोड़ी आएंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लेनोर के लिए दुख है, वो बेचारी बिना मतलब मारी गई। बाकी सारे के सारे अशर्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, लेकिन लेनोर बहुत ही प्यारी थी। अब देखो, यहाँ पर किताब के बारे में बात करी जाए ना, जो कि सेम नाम की थी, तो उस किताब के अंदर कोई नैरेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पर एज अ नैरेटर ऑगस्टी और रॉड्रिक खुद थे। एक और कि वहां पर मौतों को इतना क्लियरली नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पर काफी क्लियरली सब कुछ दिखाया गया है। वहां पर फार्मा का बिजनेस नहीं था जो सीरीज के अंदर दिखाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिसका मेन थीम यही है। बाकी और भी काफी सारी चीजों के बारे में सीरीज के अंदर बात करी गई है, ड्रग्स वगैरह के बारे में, उल्टी सीधी आदतों के बारे में, जो कि होनी नहीं चाहिए इंसान के अंदर। किताब के अंदर रॉड्रिक और मैडेलिन दोनों ही साथ में घर के अंदर खड़े होकर ये तबाही देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा सेम मैसेज लेनोर सीरीज के अंदर रॉड्रिक को भी दे रही थी अंत में। और सबसे बड़ा जो चेंज है ना, वो ये है कि किताब के अंदर कभी वर्ना थी ही नहीं, खाली एक रेवन थी।
और इसलिए क्योंकि रेवन लव और लॉस से डील करती है और कई बार उसे मौत का संकेत लेकर आने वाली के रूप में भी देखा जाता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर रेवन शायद डेथ भी हो सकती है। इस सीरीज के अंदर एडगर एलन पो की काफी सारी कहानियां भी थी, यानी कि एपिसोड के नाम भी थे, जैसे कि द रेवन, द मास्क ऑफ द रेड डेथ, द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटकट। रॉड्रिक की जो पत्नी एनाबेल ली थी वो भी उनकी एक पोयम का ही हिस्सा है। और ये जो सीरीज है ना वो एडगर एलन पो के काफी सारे ईस्टर एग से भरी पड़ी है। यहाँ पर थोड़े बहुत जो मैंने नोटिस करे, जितना मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट जो ऑफिसर ऑगस्टी ड्यूपिन है ना वो भी मेरे ख्याल से इन्हीं की कहानी का कोई कैरेक्टर है। बाकी देखो पर्सनली बताऊं तो मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी है। अच्छी बात ये थी कि इस बार माइक फ्लैनेगन ने सबकी बात सुनी। एपिसोड्स काफी सही थे, टाइमिंग परफेक्ट थी और एपिसोड भी 8 ही थे, जो कि मेरे ख्याल से उतने ज्यादा नहीं हैं। अल्टीमेटली सीरीज इंटरेस्टिंग है, रियल चीजों को यहाँ पर बेस बनाकर काफी सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। मतलब कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी है ना वो बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ही बढ़िया है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। लेकिन इतना है कि हाँ, आप इस सीरीज को सबके साथ बैठकर नहीं देख सकते, आपको ये देखनी तो अकेले ही पड़ेगी। तो आप बताना बाकी आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ मिसिंग लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि 8 घंटे की सीरीज है, हो सकता है कुछ ना कुछ मैंने मिस कर दिया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछना, मैं तुरंत ही उसको रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको काफी डीपली ऑब्जर्व किया है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी इंटरेस्टिंग मूवीज और सीरीज अब से आएंगी। प्रोडक्शन क्वालिटी भी हाई हो चुकी है, तो अगर आप 360p पे भी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया नजर आने वाली है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए